जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र अध्याय 2 में दो ध्रुवीयताओं का अंत। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है किस तरीके से पूरा का पूरा विश्व दो महाशक्तिशाली देशों के बीच में बढ़ चुका था, जिसमें नंबर 1 अमेरिका और नंबर 2 सोवियत संघ। अमेरिका के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों तरीके की सिस्टम चलते थे। दूसरी चीज सोवियत संघ, जहां जिसको हम लोग बोला साम्यवाद। साम्यवाद के अंदर ओनली सरकारी चीजों पर जोर दिया गया है, वहां पर निजी चीजों को मना की गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में स्टार्ट है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी चोट पहुंचाकर उपचार करना। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का एक मॉडल है, जिसने साम्यवाद में परिवर्तन कर कर पूंजीवाद की ओर जोर दिया है। यानी कि ये क्या करता है, साम्यवाद को बदलकर उसमें परिवर्तन कर कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जोर दे रहा है। साम्यवाद से पूंजीवाद में बदलने पे हम लोग जोर दे रहे हैं, लेकिन उसके उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र लाना, यानी कि सोवियत संघ के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाना, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, सरकारी और निजी दोनों तरीके के सेक्टर वहां पर चलाना चाहते हैं। दूसरा, वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। नंबर 2, सोवियत शासन प्रणाली से मुक्ति, यानी कि जो सोवियत शासन प्रणाली वहां पे थी, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, साम्यवाद, यानी कि साम्यवाद से वो मुक्ति चाहते थे और वहां पर पूंजीवाद लाना चाहते थे। उद्देश्य प्राप्ति के लिए किए गए कार्य। अब साम्यवाद से पूंजीवाद हम लोग ला रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1, राज्य की संपत्ति का निजीकरण करना। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा गैराज सेल, जहां पर 90% चीजों को, सेक्टरों को हमने क्या किया था, निजी हाथों पर बहुत सस्ते दामों पर बेच दिया था। नंबर 2, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, वहां पर सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्मों में बदल दिया गया। नंबर 3, मुक्त व्यापार नीति को अपनाना, किसी भी प्रकार की नीति को वहां से हटाकर मुक्त व्यापार की नीति को वहां पर लाया गया। नंबर 4, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ना। पश्चिमी देश के जो विकसित देश थे, उनसे इसकी अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया। गैराज सेल बहुत बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 90% उद्योगों का निजीकरण बहुत ही सस्ते दामों पर कर दिया गया था। शॉक थेरेपी के परिणाम। अब शॉक थेरेपी के कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। जब हम लोगों ने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके परिणाम निकल कर आते हैं। जैसे नंबर 1, अर्थव्यवस्था में गिरावट। जब हम लोग पढ़ रहे थे, वहां के जो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, तो उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे। भले ही वो आगे चल के गलत साबित हो गए थे, लेकिन जो वो चेंजेस वहां पे लेके आते 1985 में, तो 1991 तक जाते जाते सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जहां पर सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बंट जाता है। ठीक है, जब 15 गणराज्यों में बंट जाता है, तो धीरे धीरे जब शॉक थेरेपी स्टार्ट होती है, शॉक थेरेपी पे जाके जो उसकी अर्थव्यवस्था थी, उसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर हम लोग जाएंगे, तो इतनी जल्दी से चेंजेस नहीं आएगा। वो बहुत सारी चीजों में हम लोग को गिरावट देखने मिलेगी। जैसे नंबर 1 पॉइंट में हमने पढ़ा है अर्थव्यवस्था में गिरावट, यानी कि अर्थव्यवस्था वहां की बहुत कमजोर हो चुकी थी। नंबर 2, रूसी मुद्रा के मूल्य में कमी। जो रूसी मुद्रा थी, जो जब वहां पे चलती है रूबल, तो जो रूबल थी उसकी मुद्रा में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ चुकी थी। नंबर 3, बैंकों का दिवालिया। बैंक वहां के बहुत ही ज्यादा दिवालिया उनका निकल चुका था। नंबर 4, खाद्यान्नों का आयात। और जब अर्थव्यवस्था ही डाउन होगी, तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ में वहां के जो खाद्यान्न भंडार थे, उनका भी हम लोगों को बहुत आयात करना पड़ा, यानी कि खाद्यान्न भी नहीं बचे, उनको भी बाहर से मंगाना पड़ रहा था। अमीर गरीबी में अंतर। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर गए, तो वहां पे अमीरी और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा उनमें डिफरेंस आने लगा। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और ज्यादा अमीर होता चला गया। नंबर 6, राष्ट्रपति का संसद की अपेक्षा शक्तिशाली होना। जो वहां के राष्ट्रपति सोवियत संघ के, वो संसद से भी अधिक शक्तिशाली वहां पर बन गए थे, यानी कि उनको कुछ ऐसी शक्तियां दे दी गई थी जो संसद से भी ज्यादा थी। ये थे शॉक थेरेपी के परिणाम, जो परिणाम निकल कर आए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण, यानी कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, और सोवियत संघ के बाद में हम लोग उसको रूस के नाम से जानते हैं। अब सोवियत संघ नहीं बचा है, आज की डेट में हम उसको USSR नहीं बोलते हैं, अब हम लोग उसको रूस बोलते हैं। अब सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, उसके कारण क्या थे? जैसे एक दल का प्रभुत्व, यानी कि जो USSR था, वहां पर सिर्फ एक ही दल का प्रभुत्व था, जिसको हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना है।
किसी भी देश के अंदर जब एक पार्टी का राज होता है तो वहां पे आप लोगों को पता ही है राजतंत्र स्थापित हो जाता है, और उसी राजतंत्र के परिणाम हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं। अमीरी गरीबी में अंतर हो जाना, खाद्यान्नों का आयात करना, बैंकों का दिवालियापन निकल जाना और रूसी मुद्रा में गिरावट आना या अर्थव्यवस्था में गिरावट आना। तो एक दल का प्रभुत्व होना। नंबर 2, अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों यानी कि परमाणु बम बनाने पर खर्च करना। जो सोवियत संघ था वो अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या कर रहा था, परमाणु बम बनाने पर खर्च कर रहा था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक डाउन होती जा रही थी। तो एक ये भी कारण रहा है सोवियत संघ के विघटन का। नंबर 3, संसाधनों का सही से प्रयोग न होना, यानी कि वहां पे देखो रूस के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में संसाधन है, लेकिन वो अपने संसाधनों का अच्छे से या सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाए, जिससे उसके विघटन का एक कारण बन गया है। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति। देखो मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत अच्छी नीति लेके आए थे, लेकिन वो कामगार नहीं हुए। उन्होंने लोकतंत्र स्थापित करने पर जोर दिया, जो कि काफी अच्छा था, लेकिन वो एक समय सही नहीं था उसको स्थापित करने का, जिसके कारण से क्या होता चला गया, सोवियत संघ का विघटन होता चला गया। तो यदि